नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम देखेंगे पारिस्थितिकी और वन्य जीवन को, जो कि वीडियो के सिलेबस में एज इट इज़ दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले समझेंगे पारिस्थितिकी को, फिर उसके बाद वन्य जीवन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको समझेंगे। तो पारिस्थितिकी की बात करें सबसे पहले, तो पारिस्थितिकी का क्या मतलब होता है वो हम समझेंगे। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी का अंग्रेजी शब्द होता है इकोलॉजी। और हमें पता है कि लॉजी वर्ड जिसके भी अंतर्गत आता है वो किसी न किसी अध्ययन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बात करें बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो जिसके पीछे लॉजी शब्द आ गया उसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो इकोलॉजी में भी एक शब्द आ रहा है लॉजी, मतलब हम किसी चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं। और किस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं? हम जीवों का अध्ययन करेंगे। और जीवों का जो वातावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या है कि जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान की शाखा, एक शाखा है जीव विज्ञान की, जिसके अंतर्गत अपन क्या है कि किसी भी जीव का उसके वातावरण, आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ उसका क्या रिश्ता है, किस प्रकार से वो चीज़ों का उपयोग कर रहा है, उसको हम समझते हैं। तो उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। मतलब जीव का वातावरण के साथ जो संबंध होता है, इस जीव का किसके साथ? वातावरण के साथ जो संबंध स्थापित होता है वो किसी भी तरह से हो सकता है। मान लो एक जीव है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है? एक तो वायु की आवश्यकता है, सांस लेने के लिए जल की आवश्यकता है, पानी पीने के लिए खाने की आवश्यकता है। तो वो दो तरह का खाना खा सकता है। अगर वो मांसाहारी हुआ तो मांस खाएगा, शाकाहारी हुआ तो वो साग सब्जी खाएगा, और सर्वाहारी हुआ तो दोनों तरह के भोजन वो प्रेफर करेगा। तो एक भोजन खा सकता है। भोजन में दो तरह का आता है, एक तो वनस्पति भी वो खा सकता है। तो यहाँ पर वो वातावरण में जो भी चीज़ें उपस्थित है, वायु, जल, वनस्पति, या फिर ऊर्जा के लिए सूरज की रोशनी, सूर्य की रोशनी का प्रयोग वो करता है। तो वातावरण के साथ जो संबंध है उसी को हमने क्या नाम दिया है? पारिस्थितिकी नाम दिया है। तो जीव का वातावरण के साथ संबंध को हमने कहा पारिस्थितिकी। और इकोलॉजी जो शब्द है, ये जो शब्द है इसकी एक अलग भूमिका है। वो क्या भूमिका है कि सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति ने किया, रेटर नाम के व्यक्ति ने। रेटर नाम के व्यक्ति ने इसका प्रयोग 1865 में किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने इस शब्द को समझाया जिसका नाम था अर्नस्ट हैकल या फिर अर्नेस्ट हैकल, इनको हिंदी में लिखते हैं। और इन्होंने 1869 ईस्वी में 4 साल बाद इस चीज़ को समझाया कि इसको इकोलॉजी को। तो रेटर और अर्नस्ट हैकल, पर ज़्यादातर एग्जामों में जो ऑप्शन माना गया है वो अर्नस्ट हैकल माना गया है, क्योंकि रेटर ऑप्शन में नहीं देते हैं। तो अगर आता है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो उसका उत्तर हो जाएगा अर्नस्ट हैकल ने सबसे पहले प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी। अगर रेटर ऑप्शन में दे रखा हो तो रेटर लगाना है, पर रेटर ऑप्शन में अमूमन नहीं आता है तो आप अर्नस्ट हैकल जो लगा के आंसर आ जाते हैं। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया ये हमने देखा। अब इकोलॉजी तो एक बड़ी सी शाखा हो गई कि पूरा जो संसार है, जहाँ पर समुद्र है, वन है, जल है, बहुत सारी चीज़ें पाई जा रही है, वो सब इकोलॉजी में आ गई। उसका अध्ययन हमको करना है। अब इकोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकीय तंत्र। इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिकीय तंत्र। अब पारिस्थितिकीय तंत्र बहुत सारे हो सकते हैं। एक वन है, एक वन को हम वन में रहने वाले जो जीव हैं उनका वन के साथ जो संबंध एक पारिस्थितिकीय तंत्र हो गया। एक समुद्र है, उस समुद्र के साथ उसके साथ जीवों का जो संबंध है उसको पारिस्थितिकीय तंत्र कह सकते हैं। तो पारिस्थितिकीय तंत्र बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा तक हो सकता है, और ये सब किस में आ जाता है? पारिस्थितिकी में या फिर इकोलॉजी में आ जाता है। तो पारिस्थितिकीय तंत्र एक इकाई है किसकी? इकोलॉजी की। तो पारिस्थितिकीय तंत्र में बहुत सारे घटक हो सकते हैं। एक तो जैविक घटक हो सकते हैं, जैविक घटक।
और दूसरे घटक हो सकते हैं अजैविक घटक, और अजैविक घटक हो गए और जैविक घटक हो गए। और इसके साथ जो संयोजन होता है वो होता है ऊर्जा द्वारा। तो 3 संघटकों की हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, एक तो ऊर्जा, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, वो सब जैविक घटक है। अजैविक घटक जो निर्जीव चीज़ें जैसे वायु है, जल है, ठीक है, सूरज की रोशनी है, सूर्य की रोशनी, ये सब अजैविक घटक के उदाहरण हैं। और ऊर्जा जो है, ऊर्जा किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे सूरज की जो ऊर्जा है वो भी एक ऊर्जा का एक उदाहरण है। और ऊर्जा को खाकर ही कोई पेड़ पौधों का, ऊर्जा से ही पेड़ पौधों का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, फिर उसको खाकर जो जीव जंतु जीवन यापन करते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में 3 संघटक होते हैं, ऊर्जा, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो ये हमने बेसिक चीज़ें समझी कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं और इनको और आगे से विस्तार से समझते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, इकोसिस्टम की या फिर पारिस्थितिकीय तंत्र की, या फिर इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में अपन ने 3 संगठन देखे, ऊर्जा, जैविक घटक और तीसरे हो गए अजैविक घटक। अब जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा, इनसे मिलके ही कोई भी वातावरण में संतुलन बनता है, जिसको हम समझेंगे कि जैसे मान लो इसमें भी 3 चीज़ें होती है। एक तो होता है प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक, प्रोड्यूसर, और दूसरा होता है कंज्यूमर, कंज्यूमर जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता। अब उपभोक्ता भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो प्राइमरी या फिर प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी उपभोक्ता है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी को बोलते हैं द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता। अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ऊर्जा, जैविक घटक और अजैविक घटक, इन सब का प्रयोग इसमें होता है। जैसे प्रोड्यूसर है या फिर जो उत्पादक है, जैसे हमने मान लिया क्या, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे क्या हैं, पेड़ पौधों ने क्या किया, सूरज से ऊर्जा ली पेड़ पौधों ने और प्रकाश संश्लेषण किया और पेड़ पौधे बने। पेड़ पौधे बनने के बाद पेड़ पौधों को जैसे किसी ने, चूहे ने खा लिया, तो चूहे ने सबसे पहले क्या खाया, पेड़ पौधे खाए, और चूहे को किसी ने खा लिया, सांप ने खा लिया। तो सांप ने चूहे को खाया और चूहे ने पेड़ पौधे खाए, और सांप को भी मान लो गिद्ध खा गया, गिद्ध जो है वो सांप को खा गया। तो इस तरह ये तो हुआ उत्पादक, इसने उत्पादन किया, और ये सब क्या हुआ है, उपभोक्ता हो गए। पहला उपभोक्ता क्या हुआ, चूहा हुआ, दूसरा उपभोक्ता सांप हुआ, और तीसरा उपभोक्ता हुआ गिद्ध। तो इसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फूड चेन। और फूड चेन से ही पूरा जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वो संतुलित रहता है। अगर मान लो पेड़ पौधे कम हो जाते हैं तो जो जीव जंतु है या पारिस्थितिकीय तंत्र है वो नष्ट हो जाता है। तो पेड़ पौधे मतलब उत्पादक जो है, प्रोड्यूसर, उसकी मात्रा अधिक होगी, तभी आगे के जो उपभोक्ता है वो उससे भोजन प्राप्त करेंगे और पूरा जो तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र, वो संतुलित रहता है। तो हम उदाहरण के लिए बात करें तो सबसे जो संतुलित या फिर स्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र होता है, सबसे संतुलित पारिस्थितिकीय तंत्र, सबसे संतुलित इकोसिस्टम जो होता है वो होता है समुद्र का, समुद्र या फिर ओशियन। क्योंकि ओशियन में जो है, ओशियन की बात करें तो ओशियन में छोटे मोटे मछलियां हैं, उनको बड़ी मछलियां खाती है या फिर मगरमच्छ खा लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे जीव काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, मतलब उत्पादक बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा और सबसे संतुलित के साथ सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम भी कौन सा, ये समुद्र है। तो इस तरह समुद्र या फिर महासागर भी कह सकते हैं। तो सबसे संतुलित इकोसिस्टम आता है समुद्र, और हमने इकोसिस्टम को समझा कि इकोसिस्टम क्या होता है। आगे और देखते हैं
इन सब चीज़ों को हमने बात करी इकोसिस्टम की। अब इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें समझना होगा पिरामिड्स, कि पिरामिड्स क्या होते हैं। पिरामिड्स का क्या मतलब है कि किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र को दर्शाने के लिए कोई भी जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को दर्शाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है पिरामिड्स का। और पिरामिड तीन तरीके से बनते हैं, एक तो संख्या पिरामिड, संख्या या फिर जीव संख्या भी कह सकते हैं, जीव संख्या पिरामिड। एक होता है जीव भार पिरामिड, जीव भार पिरामिड हो गए। और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो इन सब चीज़ों को समझो, जीव संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। जीव संख्या पिरामिड का क्या मतलब है कि यहाँ पर घास है, घास, तो इस तरह से घास उगी हुई है, बहुत सारी घास उगी हुई है। तो बहुत सारी घास को जो है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाएंगे, कीड़े मकोड़े इन्होंने खाया। कीड़े मकोड़े खाने के बाद इन कीड़े मकोड़ों को चील कौवों ने खाया, चील कौवे इनको खा गए। तो इस तरह से ये पिरामिड क्या होता है, ऊपर बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या कम होने लगती है और लास्ट में आके क्या होता है, ये पिरामिड एकदम छोटा हो जाता है। तो ये संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे ज़्यादा संख्या अगर यहाँ पे 1000 संख्या थी तो यहाँ पे घटकर 500 संख्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे 300, इस तरह से 200, फिर 100, फिर अंत में 10, ऐसे कम होती रहती है संख्या। तो ये संख्या क्या है, ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं तो कम होती रहती है, कम हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं हम, जीव संख्या पिरामिड की। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि क्या हमेशा संख्या कमी होगी, कभी ऐसा भी हो सकता है संख्या ज़्यादा हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। संख्या ज़्यादा का उदाहरण लें अपन, तो मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, ये बड़ा सा पेड़ हो गया। अब बड़ा सा पेड़ में बहुत सारे पक्षी हैं, पक्षी बहुत सारे हैं। तो पक्षी बहुत सारे हैं तो इस बड़े से पेड़ से पक्षियों ने भोजन लिया, और पक्षियों से भी ज़्यादा कीट है, जो कीट है वो उससे भी ज़्यादा है। उन्होंने पक्षियों का जो पक्षियों ने पीट करी या कुछ भी उन्होंने जो अवशेष छोड़ा उसको खा के कीटों ने पेट भरा, या फिर पक्षियों के जो शरीर होता है उसी से चिपक के कीटों ने भोजन लिया। तो इस तरह का पिरामिड क्या हो गया, इसमें जो संख्या है ऊपर बढ़ रहे हैं तो कम इनकी संख्या ज़्यादा हो रही है। तो जो जीव संख्या पिरामिड है वो दोनों तरह से बन सकता है। कौन से दोनों तरह से, उल्टा व सीधा, दोनों तरह से ये बन सकता है। पर हमको देखना होगा कि पारिस्थितिकीय तंत्र किस प्रकार का है। पारिस्थितिकीय तंत्र के अनुसार जीव संख्या पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। उसी तरह जीव भार पिरामिड को समझो। जीव भार पिरामिड की बात करें तो यहाँ पर पेड़ का भार काफ़ी ज़्यादा था। ये भार जैसे मान लो इसका 1000 किलो का भार है, ठीक है। पक्षियों का भार ज़्यादा नहीं होता, इसको हमने मान लिया 500 किलो। फिर कीटों का भार तो बिल्कुल कम होता है, इनको 100 किलो बोल दिया। तो इस तरह से जीव भार का पिरामिड भी बात करें, जैसे यहाँ पर घास थी तो घास का भार ज़्यादा था। तो जीव भार पिरामिड भी क्या होता है, उल्टा या फिर सीधा हो सकता है। तो जीव संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड, भार का मतलब क्या है, भार को ये रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे संख्या को ये बताता है। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, हमेशा सीधा पिरामिड होता है। मतलब सबसे बड़ा ढांचा नीचे, फिर ऊपर उससे कम, इस तरह से ये पिरामिड चलता है। किसका, ऊर्जा का पिरामिड चलता है। तो ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधा होता है। जीव संख्या पिरामिड और जीव भार पिरामिड अलग अलग हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा के पिरामिड को हमने समझा, सबसे नीचे लिख दिया उत्पादक, उत्पादक, ठीक है साहब। उत्पादक, उत्पादक को खाया प्राथमिक उपभोक्ता ने, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद आया द्वितीय, द्वितीय उपभोक्ता। तो इस तरह से ये ऊर्जा का पिरामिड चला नीचे से ऊपर की ओर। मान लो ये पिरामिड है, नीचे सबसे पहले उत्पादक है पौधे,
पौधे हमने यहाँ पे उदाहरण लिया। प्राथमिक उपभोक्ता को हमने देखा तो यहाँ पर हमने कहा चूहा प्राथमिक उपभोक्ता है। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता को देखा तो सांप है, और सांप को बाद में चील कौवों ने खाया, चील ने खाया, या फिर गिद्ध हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर मान लो 1000 जूल ऊर्जा थी, ऊर्जा की इकाई जूल है, तो जूल 1000 किलो 1000 क्वांटिटी में या ऊर्जा थी जूल में, तो यहाँ पर जो बात करें तो यहाँ पर केवल 10% ऊर्जा ही आगे जाती है। कैसे हम समझें? इसका 10% अगर निकालें तो 10/100, मतलब यहाँ पर 100 जूल ऊर्जा ही बचेगी चूहों के लिए, और सांप के लिए केवल 10 जूल ऊर्जा ही बचेगी। तो 1000 से 100, 100 से 10 और 10 से आगे जाएंगे तो ये चील कौवों के लिए 1 जूल ऊर्जा ही बचेगी। मतलब 1000 ऊर्जा थी, फिर 100 जूल हुई, फिर 10 जूल हुई, फिर 1 जूल हुई। तो इस तरह से ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और इसको, इस नियम को बोलते हैं 10% का ऊर्जा नियम, कि केवल 10% ऊर्जा का ही एक स्तर से दूसरे स्तर पर आदान प्रदान हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम महासागर है, और सबसे स्थायी इकोसिस्टम भी कौन सा है? महासागर वाला है। तो ये फूड चेन अपन समझ रहे हैं कि फूड चेन में अगर कोई दिक्कत होती है, मान लो फूड चेन चल रही है अच्छी खासी, और फूड चेन में अगर विविधताएं नहीं हो, विविधता का क्या मतलब है? विविधता का मतलब है कि ये जंगल है, इस जंगल में शेर भी है, और शेर किसको खा सकता है? हिरण को खा सकता है, खरगोश को खा सकता है, और भी बहुत सारे जंगली जानवर हैं जिनको खा सकता है। तो फूड चेन में यहाँ पे शेर के लिए बहुत सारी विविधताएं हो गई। वो हिरण को खा सकता है, खरगोश को खा सकता है, जो उसको ठीक लग रहा है वो उसको खा सकता है। पर अगर मान लो हिरण खत्म हो गए, खरगोश खत्म हो गए, बाकी गिने चुने जीव जंतु बचे, तो फूड चेन की विविधता में कमी आ जाएगी। और फूड चेन की विविधता में जब कमी आ जाती है तो इकोसिस्टम नष्ट होने लगता है। तो इसलिए फूड चेन को बरकरार रखने के लिए इसकी विविधताएं होना बरकरार है। और विविधता बरकरार कब रहेगी? जब वहाँ का जो इकोसिस्टम है वह सही रहेगा। और इकोसिस्टम को नुकसान क्या क्या चीज़ें कर सकती है? जैसे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम, इसके लिए समस्याएं क्या है? इसके लिए समस्याएं क्या हो सकती है? एक तो हो सकता है कि जो मानवीय गतिविधियां हैं, मानवीय गतिविधियां भी बहुत सारी है। जैसे बात करें कि वनों का नष्ट होना, जैसे वनों का नष्ट होएंगे तो विविधताएं नष्ट हो जाएगी, विविधता खत्म हो जाएगी, और विविधता खत्म हो जाएगी तो विविधता खत्म होने के साथ साथ जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी नष्ट होने लगेगा। तो वनों का नष्ट होना, वनों की कटाई, या फिर पशुचारण, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो इकोसिस्टम के लिए एक समस्याएं उत्पन्न करती है। अब वनों के नष्ट होने के कारण ही वन नीति बनाई गई। वन नीति क्यों बनाई गई? क्योंकि वन नष्ट हो रहे थे, जीव जंतुओं को प्रोटेक्शन देना था, उनको सुरक्षा देनी थी। तो बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया, हाथियों की सुरक्षा का अधिनियम लाया गया, फिर डॉल्फिन नष्ट हो रही थी तो उनकी सुरक्षा का अधिनियम लाया गया। तो इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होने के लिए ही भारत में वन्य जीवन का संरक्षण के अधिनियम लाए गए। तो पारिस्थितिकी में यही सब हमको समझना था कि इकोलॉजी शब्द सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल ने दिया, उसके बाद इकोसिस्टम को हमने समझा, और इकोसिस्टम की जो संकल्पना थी। अच्छा, इकोसिस्टम में भी एक चीज़ याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इकोसिस्टम की संकल्पना सबसे पहले दी थी A.G. टांसले ने। A.G. टांसले, ये नाम याद रखना है, एज इट इज एग्जाम में प्रश्न आ जाता है A.G. टांसले। तो इकोसिस्टम से रिलेटेड प्रश्न आया तो A.G. टांसले, और इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी से संबंध आया तो हमने क्या नाम दिया था? अर्नस्ट हैकेल। तो इस तरह से ये दोनों नाम याद रखना है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, 3 तरह के पिरामिड हो सकते हैं, ठीक है। और पिरामिड की बात करें तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा, बाकी दोनों पिरामिड उल्टे सीधे दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
सबसे बड़ा इकोसिस्टम और सबसे स्टेबल या फिर स्थायी इकोसिस्टम समुद्र का होता है। ये अपन ने समझा। अब हम बात करते हैं भारत में वन्य जीवन की। भारत में वन्य जीव या फिर वन्य जीवन, तो इंडिया में हम समझ रहे हैं कि भारत में वन्य जीवन, तो भारत में वन्य जीवन को समझे तो जितना भी संसार में वन्य जीवन है उसका 5% भारत में रहता है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया 1972 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1972 में। और क्यों लाया गया? क्योंकि वन्य जीव को बचाना था। क्यों बचाना था? क्योंकि धीरे धीरे जैसे बाघ विलुप्ति के कगार पर आ गए थे, ठीक है, तो बाघों के संरक्षण के लिए स्कीमें लाई गई, बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया। तो उसी तरह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1973 में। उसके साथ ही बात करें हाथी संरक्षण अधिनियम, हाथी संरक्षण अधिनियम ये लाया गया 1992 में। उसी तरह मगरमच्छों को संरक्षण के लिए मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम ये लाया गया 1974-75 में। तो 1974-75 में इसको ध्यान रखना है। उसी तरह गिद्धों का संरक्षण अधिनियम 2006 में लाया गया। गिद्ध भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे थे। 2006 में ऐसी कंडीशन आ गई थी कि जो दुधारू पशुएं थे उनको कुछ केमिकल से युक्त सामान खिलाए जाने लगे थे। अब दुधारू पशु ज़्यादा दूध देते थे क्योंकि तो इसलिए उनको केमिकल खिलाया जाने लगा, केमिकल की दवाएं खिलाई जाने लगी। तो उनका जो भी उत्पाद रहता था पशुओं का उसको गिद्ध खाते थे तो उनकी डेथ हो जाती। तो सबसे ज़्यादा जो गिद्धों का विनाश हुआ उसके बाद 2006 में ये अधिनियम लाया गया, गिद्ध संरक्षण अधिनियम। उसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिनियम है गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण, ये आया था 2009 में। और गंगा नदी डॉल्फिन को, ये जो डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव। 2009 में अधिनियम आया गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम। तो ये सारे ध्यान रखने। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण 1973। जैसे अगर राजस्थान के संदर्भ में भी बात करें, राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में पहली वन नीति कब आई थी? राजस्थान में पहले वन नीति आई थी 2010 में, तो ये भी ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, हाथी संरक्षण अधिनियम 1992, मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1974-75, गिद्ध संरक्षण 2006 और गंगा नदी डॉल्फिन 2009। अब धीरे धीरे इनका संरक्षण होने लगा और इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर हो गई। जैसे अभी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, टाइगर स्टेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी यही है और सबसे ज़्यादा जो टाइगर है वो भी यही है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और ये सब बदलाव क्या है, इन संरक्षण अधिनियम के बाद ही आना चालू हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि जैसे संरक्षण की बात आती है तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान बनाए, राष्ट्रीय उद्यान, और उसके साथ ही वन्य जीव अभयारण्य बनाए, वन्य जीव अभयारण्य, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इस तरह से जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान में जो मानवीय गतिविधियां हैं, मानवीय गतिविधियां, इन पर बिल्कुल रोक लगा दी कि कोई भी जो एक क्षेत्र बना दिया कि भाई इसको हम राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे रहे हैं और इसमें मानवीय गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं होगी, तो मानवीय गतिविधियों पर बिल्कुल रोक लगा दी और इनकी सीमा का निर्धारण कर दिया गया, सीमा निर्धारित कर दी गई, सीमा निर्धारित। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो है मुकुंदरा,
जो कोटा और झालावाड़ में फैला हुआ है, कोटा झालावाड़। एक ये केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर में है। एक है रणथंभौर जो टाइगर प्रोजेक्ट भी है रणथंभौर में, तो ये सवाई माधोपुर। तो राजस्थान के संदर्भ में 3 नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क एनपी, जिसमें मानवीय गतिविधियों की बिल्कुल रोक लगा दी जाती है, सीमा इनकी निर्धारित कर दी जाती है और कोई भी बिना आज्ञा के सरकार की इनमें प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये सब क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। और भारत में बात करें तो भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? लगभग 106 राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य में निजी कार्यों की अनुमति दी जाती है, निजी कार्यों की अनुमति। तो अनुमति ऐसे नहीं कि अपन खुद ही चले गए, पहले अनुमति लो फिर अंदर जाओ। उनको कार्य बताना पड़ता है कि भाई ये कार्य यहाँ पर होगा, या फिर कोई प्रोजेक्ट आता है गवर्नमेंट का, तो उसमें किसी कंपनी को या कोई कार्य करना हो अभ्यारण्य में तो वो कर सकते हैं। तो निजी कार्यों की इसमें अनुमति होती है और इसमें सीमा का निर्धारण नहीं होता, सीमा निर्धारित नहीं होती। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर राष्ट्रीय उद्यान भी आ सकते हैं। और इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या पूरे इंडिया में 566 है। 566 वन्य जीव अभ्यारण्य, 106 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये कि पूरा का पूरा ही बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसमें निजी कार्य किए जा सकते हैं। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अगर अपन उदाहरण ले तो ये मान लो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसका बाहर का, इसको 3 जोनों में बांटा जाता है, एक तो बाहरी जोन और मिडल जोन और सबसे आंतरिक जोन। जो बाहरी वाला क्षेत्र होता है ये संक्रमण वाला क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र में क्या होता है, कोई भी मानवीय गतिविधियां हो सकती है, मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है संक्रमण क्षेत्र में। पर उसके बाद 2 जोन होते हैं, एक तो बफर जोन और एक होता है कोर जोन। तो बफर जोन में भी थोड़ी बहुत मानवीय गतिविधियां अलाउड है पर वो परमिशन के बाद, और कोर जोन में कुछ भी मानवीय गतिविधियां अलाउड नहीं होती। तो 3 जोन होते हैं किसके, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के, संक्रमण जोन, बफर जोन और कोर जोन। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में कितने हैं? 18। तो 106 राष्ट्रीय उद्यान, 566 वन्य जीव अभ्यारण्य और 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और टाइगर रिजर्व की बात करें पूरे इंडिया में, टाइगर रिजर्व ये है टोटल 51, मतलब बाघ संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र है 51। ये इंडिया की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 4 हो चुके हैं, जो बूंदी में एक नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है, अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा था, तो ये कंफर्म कर लेना गूगल पे। वैसे 3 पढ़ा रहे हैं टीचर्स वगैरह, पर मुझे लगता है 4 है, क्योंकि वो एक और अभी रामगढ़ विषधारी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर रहे थे वो। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य। अब वन्य जीव की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वन का क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा उदयपुर में। जैसे राजस्थान में क्षेत्रफल के व्याप पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो उदयपुर में, यूडीपी उदयपुर। और सबसे कम बात करें तो सबसे कम जो है क्षेत्रफल के अनुसार वो चूरू में, चूरू उदयपुर में सर्वाधिक है और चूरू में सबसे कम है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये सब चीज़, और प्रतिशत के आधार पर भी बात करें तो प्रतिशत के आधार पर उदयपुर में सबसे ज़्यादा है और न्यूनतम शायद जोधपुर में है प्रतिशत के आधार पर। क्षेत्रफल और प्रतिशत में अंतर है, मतलब पूरे वन का कितना प्रतिशत वहाँ पर है, और क्षेत्रफल मतलब कितनी जगह में। तो इस तरह से क्षेत्रफल और क्षेत्रफल और प्रतिशत में उदयपुर टॉप पर है वैसे राजस्थान में, ये तो कंफर्म। तो ये सब चीज़ें अपन ने बेसिक जानकारी ले ली है कि वन्य जीव और जिसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं और इकोलॉजी, इनसे संबंधित। अब अपन अपना जो मेन चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न आने की संभावना वो है भारत की जो विशेष जगह है जहाँ पर जो भी संरक्षित क्षेत्र है वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर
कौन सा नेशनल पार्क है, तो वो हम समझेंगे और फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र, सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र है नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहाँ पर है। और उसी तरह बात करें कि जो फर्स्ट नेशनल पार्क, पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, यूके में। अच्छा, इसका पहले नाम अलग था, पहले नाम था इसका हेली नाम था, हेली नेशनल पार्क। अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है, उत्तराखंड में है। पहला था 1936 की बात है, 1936 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। एक सेकेंड, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया जिम कॉर्बेट, जिसका पुराना नाम था हेली, और सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र है नागार्जुन सागर। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किसमें है, हमने बात कर ही ली है, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण बात करें तो जैसे राजस्थान में है केवलादेव घना पक्षी उद्यान, तो वहाँ पर जो पक्षी आते हैं उन पर रिसर्च वगैरह करी थी सलीम अली ने। तो सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बर्डमैन। और उसी तरह एक और व्यक्ति है कैलाश साकला, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, टाइगर मैन। तो कैलाश साकला को टाइगर मैन और सलीम अली को बर्डमैन। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र नागार्जुन सागर है। तो इस तरह से अपन ने बात करी बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला तो ये था, और सबसे बड़े की बात करें तो वह है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये बेसिक जानकारी हमने प्राप्त कर ली है इससे रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, जो नेशनल पार्क जहाँ का महत्वपूर्ण है वो सब हम एक स्लाइड में देखने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण है, जैसे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है कायबुल लामजाओ, वो मणिपुर में है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा। तो उस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें यही है, इकोसिस्टम और वन्य जीव में यही सब चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। तो धन्यवाद साथियों, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।